नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज आपके लिए राजस्थान का टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान की अपवा प्रणाली, जिसमें नदियां और झीलें के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले थोड़ा बता देता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन घंटी का निशान उसको भी आप प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो उपलब्ध हो सके। और दोस्तों, जितनी भी तमाम राजस्थान की भर्तियां हैं उसके लिए मैं पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे यहाँ पर आपको वीडियो जो उपलब्ध करवाऊंगा। और इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी वीडियो मैंने डाल भी रखे और बाकी वीडियोज हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। तो नदियों के टॉपिक मैंने पहले से भी डाल रखे हैं, उससे भी अच्छे अपन ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। तो पढ़ते हैं आज राजस्थान का अपवाह तंत्र, अपवाह प्रणाली। सबसे पहले मैं आपको अपवाह तंत्र की बात करूं। अपवाह तंत्र किसको कहा जाता है? अपवाह तंत्र देखो, अपवाह अप का मतलब होता है दूर, अप का मतलब होता है दूर और वाह का मतलब बहाना। जब वर्षा वगैरह होती है तो जल क्या उस स्थान से दूर चला जाता है बह करके, नालियों के रूप में, नदियों के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और तंत्र का मतलब जब ये अनेक नालियों के रूप में अनेक जो नदियां आपस में एक जाल का निर्माण करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र। तो राजस्थान में बहुत सारी नदियां हैं। अब देखो, राजस्थान के अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको महान जल विभाजक रेखा जिसको कहा जाता है, इसको अरावली पर्वत श्रृंखला को महान जल विभाजक, इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक बंगाल की खाड़ी में इधर गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इसमें विसर्जन के आधार पर देखें, जल विसर्जन के आधार पर, विसर्जन के आधार पर देखें तो तीन प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। एक आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, ठीक है। दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और तीसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तीन भाग इसके कर सकते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी होती हैं? जो अपना जल न तो महासागरों में ले जाती है न कोई सागरों में ले जाती है, बल्कि थोड़ी दूर चल करके वहीं पे स्थलीय भागों में ही विलुप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां। अरब सागर की नदियां जो अपना जल भाग करके किधर ले जाती है? अरब सागर की तरफ। जैसे इधर वाली अरब जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इधर से जो नदियां निकलती है वो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। तो अरब सागर की तरफ ले जाने वाली जल नदियां हैं उसको अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और बंगाली खाड़ी की तरफ ले जाने वाली बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इनको अपन पढ़ेंगे अलग अलग। पहले आंतरिक प्रवाह पढ़ेंगे, अरब सागर के बारे में, फिर बंगाली खाड़ी वाली नदियां पढ़ेंगे दोस्तों। और एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन है वो इसमें से जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। और नदियों को आपको अच्छी प्रकार से समझना है और जितने भी मेरे से बन सकेंगे वो ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा नदियां याद करने की। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जितनी नदियां हो सके मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको ये नदियां वो कंप्लीट करवा दूं दोस्तों। तो अब चलते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी पढ़ेंगे? आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान होना चाहिए कि आंतरिक प्रवाह वाली कौन सी है, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जाती है और बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जाती है। कई बार तो सीधा सही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब आंतरिक प्रवाह की नदियों का मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखो, छोटा सा काक्कासा, काक्कासा, काक्को, काक्कासा का मतलब काक्को, काक्कासा बाघ के रूप में, बाघ के रूप में
बस ये आप ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखो, काकासा बाग के रूप में, ठीक है, काकासा बाग के रूप में। या ऐसे बना सकते हैं, काका घर में रुस्या, काका घर में रुस्या, मतलब काको है जो कह रही हो घर के मायने रुस गयो, मतलब नाराज हो गयो। काका घर में रुस्या, काका घर में रुस्या, घर के अंदर रुस्या, ऐसे याद रख लो, काका घर में रुस्या। देखो का से आप यहां पर देख सकते हैं कांकनी, मैं आपको पहले बताता हूं कौन कौन सी नदियां हैं, कांकनी, ठीक है। फिर का से कातली, कातली, कातली नदी। उसके बाद में सा से साबी, सा से साबी, ठीक है, ये साइलेंट है। फिर गै से घग्गर, गै से घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी। के साइलेंट है। रू से रूपारेल, रूपारेल। एक है रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़। और में से मेंथा, में से मेंथा, ये नदियां हो गई। देखो का से कांकनी, का से कांतली, ठीक है, गै से घग्गर, आप ध्यान रख सकते हैं, रे से रूपारेल, ठीक है, रे से रूपारेल, में से मेंथा, और फिर रू से रूपनगढ़, और सा से साबी। कोई सा भी ट्रिक आप दोनों में से याद कर सकते हैं, काका सा बाग के रूप में या काका घर में रुस्या, दोनों ट्रिक है। आपको जो अच्छा लगे वो आप ध्यान रख सकते हैं। सीधा सा अगर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है या निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित नदियों में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, 3 नदियां दे दे, जैसे दे दिया कांकनी, रूपारेल, साबी, और एक नदी कोई अरब सागर में गिरने वाली दे दिया जाए, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आ गई होगी बात समझ में यहां पर आपको। अब अपन इनकी एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आप ध्यान रखना, काका घर में रुस्या। अब देखो चलते एक एक नदियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। मानचित्र यहां मैंने बना दिया पहले से, उस मानचित्र के आधार पर अपन पूरी नदियों को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दो, देखते हैं कौन कौन बंदे हैं वो शेयर करते हैं, और कमेंट जरूर किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब सबसे पहले जो नदी है वो पढ़ते हैं कांकनी नदी, कांकनी नदी, कांकनी नदी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इसको कांकनी नदी भी बोलते हैं, कांकनी नदी भी कहते हैं। इसका स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, मसूरदी नदी, मसूरदी नदी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, मसूरदी नदी कहते हैं। स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या हो गया, मसूरदी नदी। कांकनी नदी, कांकनी नदी या मसूरदी नदी। तो कांकनी खटे, देखो कांकनी नदी खटे है, ये जैसलमेर की नदी है, यहां पर जैसलमेर से निकलती है ये, ठीक है। कहां से निकलती है, जैसलमेर की प्रमुख नदी, और जैसलमेर में अपना जल है वो विसर्जित कर देती है। तो ये जैसलमेर में कोठारी गांव से निकलती है। कहां से निकलती है, कोठारी गांव से, कोठारी गांव से निकलती हैं ये। कहां से निकलती हैं, कोठारी गांव से निकलती है नदी। ये जैसलमेर है, सभी को मालूम है। और कहां से निकलती है, देखो कांकनी या कांकनी, तो याद रख सकते हैं कैसे, ये कोठारी गांव से निकलती है। अब देखो ये इधर जाती है, कोठारी गांव से इधर जाती है। आगे जाते हैं तो ये यहां पर एक रूपसी गांव है, यहां पर एक रूपसी गांव है, यहां पर एक झील का निर्माण करती है, यहां पर एक झील बनाती है। क्या बनाती है, झील बनाती है, जिसको बोलते हैं भुज झील। कौन सी झील है, भुज झील, यह आप याद रख सकते हैं, भुज झील। भुज झील कौन से गांव में, रूपसी गांव में। कौन से गांव में, रूपसी गांव में। रूपसी गांव में एक भुज झील का निर्माण
करती है। ये कोठियारी गांव से निकलती हैं, फिर रूपसी गांव में किसका निर्माण करती हैं? भुज झील का निर्माण करती हैं। और उसके बाद में मिट्टी खाड़ी में जाकर के ये अपना जल विसर्जित कर देती है। यहाँ पर है मिट्टी खाड़ी, और ये मिट्टी खाड़ी के अंदर मिट्टी खाड़ी में अपना क्या कर देती है? जल विसर्जित कर देती हैं। तो ये नदी कौन सी नदी हो गई? ये हो गई कांकनी नदी, कांकनी या कांकनी नदी, या इसको मसूरदी नदी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कहाँ की नदी है? जैसलमेर की है। कहाँ की है? जैसलमेर की, जैसलमेर की नदी है, जैसलमेर की। आ गई होगी बात समझ में। ये कहाँ से निकलती है? कोठियारी गांव, जैसलमेर से निकलती हैं। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, रूपसी गांव में एक झील का निर्माण करते हैं। किसका? भुज झील में। ठीक है, तो कांकनी, कोठियारी, कैसे कोठियारी, और यहाँ भुज झील को बना देती हैं। और फिर आगे जाकर के मिट्टी खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। अब ये राजस्थान की आंतरिक परवाह में सबसे छोटी नदी है। आंतरिक परवाह में छोटी, आंतरिक परवाह की सबसे छोटी नदी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी नदी है। ये सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 17 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 17 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आप ध्यान रखेंगे, कितनी लंबाई हो गई? 17 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। तो ये अपनी कांकनी और कांकनी नदी, जिसको मसूरदी नदी स्थानीय भाषा में कहते हैं। ये आपके, मैं समझता हूँ कि शायद समझ में आ गई होगी। इधर से चलते हैं, देखो। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तरी राजस्थान में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये पश्चिम राजस्थान की हो गई, पश्चिम की तरफ। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कोठियारी गांव, भुज झील का निर्माण और मिट्टी खाड़ी में जल विसर्जित, सबसे छोटी आंतरिक परवाह की 17 किलोमीटर लंबी है। अब अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये मैं मिटा देता हूं, ये आप उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है कांतली नदी। कांतली नदी कौन सी नदी? कांतली नदी। ये देखो कहां पर है, ये यहां पर है कांतली नदी। सिक्कर से निकलती है ये, यहां सिक्कर से निकलती हैं। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से ये यहाँ पर खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, सिक्कर से निकलती हैं। और ये इधर झुंझुनू में जाती हैं। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हैं। झुंझुनू को 2 भागों में बांट करके ये चूरू की सीमा पर जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर जाकर के ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये एक मौसमी नदी है। कैसी नदी है? मौसमी नदी है। आगे बात में। और तो ये मैं बता देता हूं कहां से निकलती है। उद्गम इसका कहां से होता है? उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से। पहाड़ियां कहां पर है? सिक्कर में है, सिक्कर जिले में है। आगे बात समझ में। और ये सिक्कर से फिर आगे कहां जाती है? झुंझुनू। झुंझुनू में जाती हैं। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हैं। 2 भागों में बांटती हैं झुंझुनू को। ठीक है, फिर आगे चूरू की सीमा पर जाकर के ये क्या हो जाती हैं? सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त, ये ध्यान रखना है। आगे बात सुन में। तो यहां चूरू की सीमा पर जाकर के, चूरू की सीमा पर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त। अब ये नदी जहां पर बहती है ना, उस स्थान को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। इस स्थान को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। जहां तोरावाटी बोली भी बोली जाती है, इस स्थान को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। और इस
नदी पर ही कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता भी यही पनपी है। कौन सी सभ्यता की? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है? तो कांतली नदी के किनारे। ठीक है, इसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। सभ्यता की जननी कहा जाता है इसको। अब इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। अब इसका एक ध्यान रखना है, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की, राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, दृष्टि से सबसे लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, आंतरिक नदियों में देखें तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह में, ये ध्यान रखना है, आंतरिक प्रवाह में है ये, आंतरिक प्रवाह में। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखें तो पूर्णतः बहाव में सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में पूर्ण रूप से बहती है, तो वो कौन सी नदी हो गई? कांतली नदी। ये ध्यान रखना, लंबाई कितनी हो गई? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। आ गई होगी बात समझ में। अब देखो कांतली नदी के बारे में एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर देखो खंडेला की पहाड़ियां हैं, यहां से सीकर जिले से निकलती हैं, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हैं और चूरू की सीमा के पास में विलुप्त हो जाती हैं। ये केवल कहां सीकर और झुंझुनू में बहती हैं, और ये जो जहां पर ये बहती है ये नदी, तो उस क्षेत्र को तोरावाटिक बोलते हैं। और यहाँ पर जो सभ्यता का विकास हुआ है वो कौन सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर और आंतरिक प्रवाह में देखें तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये कौन सी नदी हो गई? कातली नदी हो गई, या इसको कातली नदी भी बोलते हैं, इसको ऐसे कातली भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपनी 2 नदियां हो गई। अब काका साबी नदी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी? साबी नदी के बारे में। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। कातली कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। अब इसको आप याद रख सकते हैं, देखो कहां से निकलती हैं, स्थान जो उद्गम स्थान है वो ज्यादा पूछते हैं। कातली किसको बोलते हैं? है ना, कतली को क्या कर दो? तोड़ दो। कतली होती है जो खाने वाली होती है, बर्फी होती है, उसको क्या कर दो? टुकड़े कर दो, तोड़ दो, खंड कर दो, उसको टुकड़े कर दो, तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगली है अपनी साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? साबी नदी। साबी नदी। अब ये साबी नदी देखो कहां से निकलती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। उद्गम इसका कहां से होता है? उद्गम सेवर की पहाड़ियों से। देखो सह से सेवर की पहाड़ियों से, सेवर की पहाड़ियों से। ठीक है, सेवर की पहाड़ियां कहां पर हैं? जयपुर में। जयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और जयपुर से आगे अलवर में जाती हैं। अलवर के बाद में ये किधर चली जाती है? हरियाणा की तरफ चली जाती है। हरियाणा में गुड़गांव जो जिला है, हरियाणा में गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव की रेवाड़ी तहसील के पटौदी गांव में जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखो जयपुर, यहाँ जयपुर है, ये जयपुर है, तो यहाँ जयपुर की ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये पहाड़ियाँ कौन सी हो गई? सेवर की पहाड़ियाँ।
शेवर की पहाड़ियाँ शेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। यहाँ से ये जयपुर से फिर अलवर जाती हैं और अलवर होते हुए ये नदी जाती है आगे, और अलवर में जाने के बाद में ये किधर चली जाती है? हरियाणा में। और हरियाणा में पटौदी गांव है, कहाँ? हरियाणा में। और वहां पर जाकर के ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी हो गई? ये साबी नदी। कौन सी नदी हो गई? साबी नदी। ये कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई कांतली नदी। कौन सी हो गई? कांतली नदी। ये ध्यान रखेंगे, ये कांतली नदी हो गई, ये साबी नदी हो गई जो शेवर, देखो सहज से शेवर की पहाड़ियों से निकलती। अब 3 नदियां हो गई आपकी, याद हो गई। यहाँ पर कांकनी कैसे कोठियारी से निकलती हैं, कतली के टुकड़े कर दो, खंड कर दो तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हैं, और साबी नदी शेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती हैं। ठीक है। अब अगली नदी, अब देखो काकासा बाग के रूप में, ठीक है, तो ये अपनी साबी नदी हो गई। ये शायद आपके समझ में आई होगी दोस्तों। अब पढ़ते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम पहले मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूं, फिर उस मानचित्र में बताएंगे। प्राचीन नाम है इसका दृश्यवती नदी। कौन सी? दृश्यवती नदी, या इसको बोलते हैं सरस्वती नदी। क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी। या इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको नट नदी भी कहते हैं, नट नदी। ठीक है। इसके अलावा ये तो इसका प्राचीन नाम है, ध्यान रखेंगे। ये कौन सा नाम है? प्राचीन नाम है। कौन सा नाम हो गया? प्राचीन नाम इसका दृश्यवती नदी और सरस्वती नदी। इसके अलावा इसको नट नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लेटी हुई नदी भी कहते हैं, लेटी हुई नदी भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको सोतर नदी भी कहते हैं, सोतर नदी, या इसको मृत नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी इसको कहते हैं। तो ये इसके कई नाम हैं, आप देख सकते हैं। प्राचीन नाम इसका दर्शवती और कौन सा हो गया? सरस्वती नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी, और इसको मृत नदी भी कहा जाता है। अब अपन इसकी सबसे पहले उद्गम की बात कर लेते हैं। देखो इसका उद्गम कहां से होता है घग्गर नदी का? ये यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां है, यहां पर है शिवालिक की पहाड़ियां, ये शिवालिक की पहाड़ियां है, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां है। यहां पर एक मंदिर है, कालका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? कालका माता का मंदिर। यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर यहां पर बना हुआ है, कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर है, माता का यहां पर मंदिर बना हुआ है। तो इनके पास से ये नदी निकलती है, ऐसे इनके पास से ये नदी निकलती हैं। फिर ये पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा और पंजाब में ये बहती हुई, ये यहां से निकलती, देखो ये पंजाब और हरियाणा में बहती, और ये यहां एचपी हिमाचल प्रदेश से ये निकलती हैं। कहां से? शिवालिक श्रेणी के पास में कालका माता का क्या है? मंदिर है। यहाँ शिवालिक श्रेणी के ऊपर कालका माता का मंदिर है, उसके पास से ये निकलती है, यहाँ एचपी हिमाचल प्रदेश से। और ये फिर पंजाब हरियाणा में बहती हुई और राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती हैं? हनुमानगढ़ में। यहाँ टिब्बी तहसील है, तहसील तलवाड़ा गांव है, तलवाड़ा यहां पर गांव है। गांव में ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में।
और ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करके और बटनेर, यहां पर है बटनेर, बटनेर, बटनेर का मैदान है यहाँ पर, और यहाँ बटनेर दुर्ग भी है। यहाँ पर ये जल क्या कर देती है, अपना विसर्जित कर देती हैं, यहाँ पर ये आकर के समाप्त हो जाती है। लेकिन जब कभी भी इसके अंदर जल की आवक ज्यादा हो जाती है, मतलब वर्षा ज्यादा हो जाती है, तो इसका जल यहाँ गंगानगर में चला जाता है। गंगानगर, गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक, यहाँ पर सूरतगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, अनूपगढ़ तक, अनूपगढ़ तक ये बहती है। अनूपगढ़ में जाकर के यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब कभी इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो ये किधर चली जाती हैं, पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। ये किधर चली जाती है, पाकिस्तान के बहावलपुर जो जिला है, बहावलपुर, तो ये पोर्ट अब्बास तक, अंतिम इसका जो स्थान है वो कौन सा है, पोर्ट अब्बास, अब्बास, ये इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में बहावलपुर जो है और अंतिम स्थान है इसका पोर्ट अब्बास तक ये अपना जल ले जाती है और यहां जाकर के समाप्त हो जाती है। और पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, इस नदी को हकरा नदी कहते हैं, हकरा या हाकरा नदी भी बोलते हैं, हकरा या हाकरा। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, हकरा या हाकरा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका उद्गम कहां से हुआ, कहां पर ये जाती है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये कालका माता मंदिर है शिवालिक श्रेणी में, उसके पास से ये एचपी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब हरियाणा में आने के बाद में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। तो हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती हैं। उसके बाद में बटनेर का जो मैदान है वहां पर ये समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें जब ज्यादा वर्षा आ जाती है, ज्यादा वर्षा होने पर ये जल आगे तक ले जाती है, सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक। और ये और ज्यादा जब इसमें वर्षा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो इसका जल पोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान के अंदर है, अंतिम स्थान है इसका, कौन सा स्थान हो गया, अंतिम स्थान, जहां पर ये जाकर के समाप्त हो जाती है, बहावलपुर। और हकरा या हाकरा कहते हैं। और इस नदी में बाढ़ आती है, स्थान इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं, राजस्थान का शोक, राजस्थान का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। आगे बात में जैसे बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, और राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, घग्गर नदी को कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी बात करें तो राजस्थान की आंतरिक परवाह में राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखें तो सबसे लंबी नदी है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर लंबी है। लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर ये लंबी नदी है। और ये नदी जहां बहती है यहाँ हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में बहती है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नाली या पाट, नाली या पाट। इसके बहाव क्षेत्र को नाली या क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली या पाट इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, एकमात्र ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। एकमात्र क्या है, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्योंकि पाकिस्तान में जाती है, इस कारण ये क्या हो गई, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी। दूसरा, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी। थोड़ी सी लाइट चली गई, मैं इस गेट को खोल देता हूं। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र राजस्थान की नदी,
प्रवेश करने वाली एकमात्र राजस्थान की नदी यही करने वाली एकमात्र तो ये अपनी कौन सी होगी? घग्गर नदी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इस पर कालीबंगा और पीलीबंगा नाम की जो दो सभ्यता स्थल भी है। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यताएं का विकास हुआ है, सभ्यताओं का इसके पास में विकास हुआ है। तो ये अपनी कौन सी नदी हो गई? घग्गर नदी। अब एक बार बात कर लेते हैं, देखो कहां से? शिवालिक के कालका माता मंदिर के पास एचपी से पंजाब हरियाणा फिर टिब्बी तहसील तलवाड़ा में यहाँ पर प्रवेश करते हो। तलवाड़ा राजस्थान का सबसे जो नीचा स्थान है, सबसे ऊंचा है जो नक्की झील है। और फिर टिब्बी से बटनेर के मैदान में अपना जल क्या कर देती है? विसर्जित। लेकिन जब वर्षा होती है तो सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर में प्रवेश कर जाती हैं। फिर ये अंतिम स्थान पोर्ट आवास तक जाती हैं और इसको हकरा या हाकरा कहते हैं। और ये जहां पर बहती है उस स्थान को पाट या नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट या नाली कहा जाता है। अब देखो इसके कई नाम है, दर्शवती नदी, सरस्वती नदी, मड नदी, लेटिव नदी, सोतर नदी। ठीक है, ये अनेक नाम है। राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी और उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी। और इसके सभ्यता कालीबंगा और पीलीबंगा, इन सभ्यताओं का यहाँ पर विकास हुआ है। तो ये आपके समझ में आ गई होगी। अब अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। अगली नदी अपनी कौन सी है? रूपारेल या रूपनगढ़। रूपनगढ़ का नाला पढ़ लेते हैं पहले। रूपनगढ़ या इसको रूपनगढ़ का नाला कहते हैं। नाला ये कहां से निकलती है? ये किशनगढ़ अजमेर से निकलती हैं और जयपुर के अंदर जाकर के सांबर झील में गिर जाती हैं। तो ये यहाँ अजमेर से निकलती हैं। ये यहाँ देखो बीचों बीच क्या है? अजमेर की किशनगढ़ पहाड़ियों से। ये किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, किशनगढ़ की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। और ये यहाँ इधर जयपुर की तरफ जाकर के, और यहाँ पर है सांबर झील, ये सांबर झील है और सांबर झील में जाकर के ये गिर जाती है। रूपनगढ़। तो ये किशनगढ़ उद्गम इसका कहां से होता है? उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से। किशनगढ़ की पहाड़ियों से। पहाड़ियां कहां पर हैं? अजमेर में। कहां पर हैं? अजमेर में। वहां से फिर ये कहां जाती है आगे? जयपुर। और जयपुर में सांबर झील में जाकर के गिर जाती है। कहां पर गिर जाती है? सांबर झील में। और इसी नदी के पास में जो निम्बारक संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद यही स्थित है। सलेमाबाद, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सलेमाबाद जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, संप्रदाय की प्रधान पीठ यही स्थित है। प्रधान पीठ इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे होगी बात समझ में। रूपनगढ़ का नाला है वो किशनगढ़, रूपनगढ़ किशनगढ़ ऐसे याद रखो। रूपनगढ़ किशनगढ़ से ये निकलती हैं। ठीक है, और सांबर झील में गिरती हैं। उसके बाद में अगली नदी है अपनी रूपारेल। अगली नदी कौन सी हो गई? रूपारेल। अगली है रूपारेल नदी। अगली कौन सी है? रूपारेल नदी। देखो इसमें रू में ऊ आ रहा है, तो ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से। इसको लसावरी नदी भी कहते हैं। लसावरी। इसका स्थानीय नाम वराह नदी। स्थानीय नाम क्या है इसका? स्थानीय नाम वराह नदी। स्थानीय नाम है वराह नदी। ये ध्यान रखना। ठीक है,
ये कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उदयनाथ की ये पहाड़ियों से निकलती है। रूपारेल नदी कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियों से। ठीक है, अलवर जिले से। ठीक है, अलवर जिले से, अलवर। और आगे कहां चली जाती है? भरतपुर में। भरतपुर में जाकर के समाप्त हो जाती है। देखो ये मैं बता देता हूं कि कहां से निकलती हैं। ये यहां से निकलती हैं, अलवर जिले के उदयनाथ की पहाड़ियों से। यहां पर उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं। और ये इधर भरतपुर में जाकर के ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कुशलपुर, भरतपुर में है कुशलपुर। कुशलपुर कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर में। तो यहां पर ये रूपारेल नदी हो गई, रूपारेल। ये आपको ध्यान रखना है। उदयनाथ की पहाड़ियों से यहां पर निकलती हैं जो थानागंज तहसील है, वहां अलवर के अंदर थानागंज तहसील, थानागंज तहसील, यहां से निकलती हैं। और ये भरतपुर में कहां पर? कुशलपुर, कुशलपुर में जाकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक नदी रह गई मेंथा। कौन सी रह गई? मेंथा नदी। मेंथा, ये आप देखो याद कैसे कर सकते हैं? रू में उ आ रहा है तो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं। अब मेंथा में मे आ रहा है तो ये मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों से, पूरा गांव की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। और ये कहां से? जयपुर से। कहां पर है ये? जयपुर में है, जयपुर में है मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियां। और फिर ये नागौर में बहती हुई और कहां गिर जाती हैं? सांबर झील में जाकर के गिर जाती हैं। तो ये कहां से निकलती है? देखो यहां जयपुर से निकलती हैं। ये इधर जयपुर है, जयपुर में यहां मनोहरपुरा है, मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती हैं। और इधर नागौर की तरफ जाकर के कहां गिर जाती हैं? सांबर में जाकर के गिर जाती है। तो ये नदी कौन सी हो गई? मेंथा। ये कौन सी हो गई? मेंथा। मनोहरपुरा यहां से निकलती हैं और इधर सांबर में गिर जाती हैं। एक ये सांबर में गिरती है, कौन सी? रूपनगढ़। कौन सी गिरती है? रूपनगढ़। ये रूपनगढ़ नदी है। ये नदी कौन सी हो गई? रूपनगढ़। ये रूपनगढ़ नदी हो गई, ये भी सांबर में गिरती है। और ये मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा, ये चार नदियां हैं, वो कहाँ गिरती हैं? सांबर झील में जाकर गिरती है। और इस नदी के ऊपर जो जेएनयू का प्रथम तीर्थ स्थल है लूणवा यहीं पे स्थित है। लूणवा जेएनयू का, नागौर में है, जेएनयू का तीर्थ स्थल यहीं पे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना, नागौर में है, इसी नदी के किनारे हैं ये। तो ये आपकी नदियां कौन सी हो गई? आंतरिक प्रवाह की नदियां हो गई। कांकनी कोठियारी गांव से कैसे? कोठियारी से मिट्टी खाड़ी में गिरती है, भूत झील का निर्माण करती है। कांतली के खंड कर दो तो खंडेला की पहाड़ियों से और चूरू की सीमा पर जाकर अंत हो जाता है। घग्गर शिवालिक पहाड़ियों से और ये पोर्ट अब्बास तक जाती है, भटनेर, फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़ और यहाँ तक जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पर हकरा नदी कहते हैं। इसके नाम कई मैंने आपको बता दिए, नट नदी भी बोलते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं, दशवती, सरस्वती प्राचीन नाम है। ठीक है, उसके बाद में आपकी कौन सी हो गई? ये रूपनगढ़ हो गई, किशनगढ़ पहाड़ियों से सांबर झील में जाती है, नागौर में, नागौर जयपुर की यहाँ पर जो बनी हुई है। फिर ये मेंथा मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है और सांबर नागौर में बहती है और सांबर में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गई साबी, जो शेवर की पहाड़ियों से शेवर की पहाड़ियों से और पटौदी हरियाणा में चली जाती है, ये इधर अलवर में बहती हुई। ये अलवर उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं। रूपारेल जो यहाँ कुशलपुर भरतपुर में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों ये आंतरिक प्रवाह
वाली नदियां हैं काकासा बाग के रूप में। मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है, कि ऐसे जिले जहां चूरू और बीकानेर, देखो इधर वाली लगभग आ गई, ये तो ये बीकानेर है जहां कोई नदी नहीं है, और एक यहाँ चूरू बसता है जहां पर कोई नदी नहीं है। ठीक है, गंगानगर में एक ही ये नदी बहती है, गंगानगर में एक ही नदी बहती है मुख्यतः, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगली अपन अरब सागर और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा।